वो अकेले घर नहीं गए हैं, वो पूरी जो मईशत है उसको घर भेज कर घर गए हैं। उसकी जो उस वक्त जो माशी हालात थे उनको मज़ीद समझ लें कि वो तबाह करके गए। वर्ल्ड फूड का जो प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, उनके मुताबिक 4.5 करोड़ लोग इन 4 महीनों में गुर्बत से और भी नीचे चले गए, जिनके पास खाने के लिए भी 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं हैं। वो मशरिक़ वुस्ता की जंग ने किए। हमें उन डैम्स की तरफ जाना होगा, पाकिस्तान को बंजर होने से बचाना होगा, जो भारत की एक चाल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जो है वो अपना ये तीसरा बजट पेश करने जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, इससे कबल भी वो तवातर के साथ समझ लें 2 उन्होंने पहले बजट पेश किया अपनी 16 माह की हुकूमत में, और ये उनका गालबन 5वां बजट होगा मुसलसल जो कि वो पेश करने जा रहे हैं। और जो इक़्तिसादी सर्वे जारी हो गया वो भी आपके सामने है, और जो बजट है उसके खदोखाल भी सामने आना शुरू हो गए हैं, वो भी समझ लें कुछ देर में आपके सामने आ जाएगा। तो बात ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है उसने बड़ी एक कोशिश की है और बड़े नेक नीति के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ और पूरे खलूस के साथ तमाम तर हालात को सामने रखते हुए एक बजट को तैयार किया है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं माशी तौर पर जिनका तज़किरा करना आपसे बहुत ज़रूरी है कि पहली हुकूमतें क्या करती रहीं और कहाँ पर आकर थोड़ी सी ब्रेक लगी, और हालात आकर कहाँ पर ख़राब हो गए, और किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो माशी तौर पर जो तरक्की करता करता रुक गया और कहाँ कहाँ रुकावटें पैदा होती रहीं। एक बात तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है और जो इसकी आवाम है, जो कौम है, वो माशी तौर पर थोड़े से कठिन हालात से गुज़री है। अब नहीं गुज़र रही है, अब तो बहुत ही समझ लें कि कम हैं चीज़ें जिससे वो गुज़र रही हैं, लेकिन मुश्किल हालात से गुज़रे। आपको बिल्कुल याद होगा अप्रैल 2022 में जब उस वक्त की हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मुल्क में बरसर-ए-इक़्तिदार थे और बतौर वज़ीर-ए-आज़म के वो काम कर रहे थे। जब उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से, यानी कि उनके ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद की मूवमेंट चल रही थी, वो करारदाद कौमी असम्बली में आई, जिसके नतीजे में उनको घर जाना पड़ा। लेकिन वो अकेले घर नहीं गए हैं, वो पूरी जो मईशत है उसको घर भेज कर घर गए हैं। उसकी जो उस वक्त जो माशी हालात थे उनको मज़ीद समझ लें कि वो तबाह करके गए, पाकिस्तान की इकानमी को फ्रीज़ करके गए, पाकिस्तान की जो माशी हालत है उसके अंदर बारूदी सुरंगें लगा कर गए, जो बाद में आस्ता आस्ता समझ लें कि वो भंग धमाके होते रहे, और उसका जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ बहुत ही शदीद नुकसान उसका हुआ, और उसके बाद भी वो रुके नहीं। यानी कि अपने कंडक्ट से, अपने किरदार से वो पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं उनको ख़राब करके माशी हालात को ख़राब करते रहे, क्योंकि सियासत का मईशत के साथ बहुत ही एक गहरा ताल्लुक़ है। तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने जाने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने IMF के साथ जो मुआहदा था उसको तोड़ दिया, और IMF ने पाकिस्तान के साथ जो अपना प्रोग्राम था उसको ख़त्म कर दिया, और मुल्क जो है समझ लें कि माशी तौर पर मुकम्मल तौर पर डिस्टेबलाइज हो गया। बल्कि कुछ तो ख़्याल है, जो माशी माहिरीन हैं उनका तो ख़्याल ये है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका था। कुछ कहते हैं कि शायद माशी तौर पर डिफ़ॉल्ट के दहाने पर थे, लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा एग्री करूँगा। जो एक थ्योरी है, जो मिथ है माशी माहिरीन की, कि मुल्क माशी तौर पर डिफ़ॉल्ट हो चुका था और पाकिस्तान को माज़अल्लाह यानी कि श्रीलंका बनने की धमकियाँ दी गई, क्योंकि आपके इल्म में है श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया था। तो ये डिफ़ॉल्ट होने के दाने पर छोड़कर फिर डिफ़ॉल्ट होने की बातें की जाती रहीं कि ये श्रीलंका बन जाएगा, और तमाम मुआहदे उसके साथ तोड़ दिए, ख़त्म कर दिए, और फिर बाहर निकल कर मासूफ़ ने पाकिस्तान की कौम से ये कहा कि अपने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दें, अपने बिल ना जमा करवाएँ, जो बिल आते हैं उनको जला दें और उनको ख़त्म कर दें, और फिर बाहर के लोगों से, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनसे कहा कि रिमिटेंस नहीं भेजें पाकिस्तान में, तरसीलात हज़ार को नहीं भेजें, बाइकाट कर दें। इस वजह से बड़ा नुकसान हुआ। फिर आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने IMF को एक ख़त लिखा था। उस ख़त में उसने कहा कि मैं IMF से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को कर्ज़ ना दें। अब ये देखिए कि ये कितनी बड़ी ज़्यादती की गई, और पाकिस्तान के साथ पता नहीं किस बात का वो बदला लेते रहे। उसके बाद ये देखें कि फिर हालात जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हाथ पे आए, तो इसमें कोई शक नहीं है उस वक्त की सियासी और उसकी क़यादत जो आज भी एक साथ चल रही है, तो उनका विज़न था कि हमने एड नहीं ट्रेड करनी है, हमने कशकोल को तोड़ना है, अपने IMF के प्रोग्राम से बाहर निकलना है।
تو اس کے لیے پھر SIFC کے ذریعے سے بھی سرمایہ کاری ہوتی رہی اور دنیا کو اپنے ملک میں مدعو بھی کیا جاتا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ آج 3 لاکھ سے زائد بین الاقوامی اور جو علاقائی اور بین الاقوامی جو کمپنیز ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں۔ 39,000 جو کمپنیاں ہیں وہ صرف 1 سال میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، کوئی واپس نہیں گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 2022 میں بھی سیلاب آیا، اور پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا 2025-26 کا جو مالی سال ہے اس دوران ایک بہت بڑا سیلاب آیا۔ سیلاب سے بھی ایک آدمی کو فرق پڑتا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ سیلاب ہمارے ملک میں موسمیاتی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، رونما ہو رہی ہیں، اس وجہ سے سیلاب بھی بڑی شدت کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کا بھی پاکستان کو نقصان ہوا۔ اس کے بعد چونکہ ہم نے اس سے پہلے کے بجٹ میں 10 مئی سے قبل 10 مئی کو جنگ ہوئی تھی بھارت کے ساتھ، اور اس کی جنگ کے بعد بھی ملک کے پاکستان کے بھارت کے ساتھ ایک جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہی ابھی تک چل رہے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں میں نے آپریشن سندور ختم نہیں کیا، اس کی وجہ سے وہ بلوچستان میں پینیٹریٹ کرتا ہے، وہ خیبر پختونخوا میں پینیٹریٹ کرتا ہے، پراکسی چلا رہا ہے جن کو ہم فتنہ خوار فتنہ ہندوستان کہتے ہیں، جو آج کل کشمیر میں بھی چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو یعنی کہ وہ یہ کام بھی کرے، اور اس کے بعد پھر 28 فروری کو سمجھ لے کہ مشرق وسطیٰ میں جو جنوب یعنی کہ مڈل ایسٹ ہے اس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے امریکہ اور اسرائیل اور ایران کے درمیان۔ وہ اس جنگ کو بھی 4 مہینے ہو گئے ہیں، یعنی کہ 4تھا مہینہ چل رہا ہے اس جنگ کو جاری۔ تو اس میں بھی یہ بات آپ دیکھیں کہ اس جنگ کا بھی براہ راست جنوبی ایشیا کو، وسطی ایشیا کو، خلیجی ریاستوں کو، مغرب کو، یورپ کو، سب کو نقصان ہوا۔ یعنی کہ 195 کیپٹل ہے، سب نے اس کی شدت کو بڑی تیزی کے ساتھ محسوس کیا کہ وہ جو حالات اکانومی کے خراب ہوئے تو لوگوں کو اس کا بڑا ایفیکٹ ہوا۔ یعنی کہ ورلڈ فوڈ کا جو پروگرام ہے یونائٹڈ نیشن کا، ان کے مطابق 4.5 کروڑ لوگ ان 4 مہینوں میں غربت سے اور بھی نیچے چلے گئے، جن کے پاس کھانے کے لیے بھی 2 وقت کی روٹی کے بھی پیسے نہیں ہیں، وہ مشرق وسطیٰ کی جنگ نے کیے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ صرف خلیجی ریاستوں کو صرف مارچ کے مہینے میں، پہلے جنگ کے مہینے میں $186 ارب کا نقصان ہوا فضائی آپریشن معطل ہونے سے، اور اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا یورپ کو۔ گیس نہیں ملتی، ایک چوتھائی گیس یہاں سے جاتی ہے ابنائے ہرمز بند ہونے سے، اور یہاں سے جو تیل کی جو جاتا ہے، تیل کی جو آمد رفت ہوتی ہے پوری دنیا کو یہاں سے گزر کے جاتے ہیں ابنائے ہرمز سے، تو اس کا بھی بڑا نقصان ہوا۔ تو ان ساری چیزوں کا افیکٹ پاکستان کو بھی ہوا، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے 128 ارب کی سبسڈی دی تاکہ لوگوں کو ایندھن کے معاملات میں زیادہ افورڈ نہ کرنا پڑے، ان کو سہولیات بھی دیں، اور یہ ہے کہ پاکستان میں ایندھن کی جو کمی ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کچھ دیر کے لیے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھی، لیکن اب بھی وہ بھی معمول کے اوپر آ گئی۔ تو میں اس ویژن کو جوڑ رہا ہوں کہ پرانے وقتوں میں کیا ہوا، اور آج کی جو حکومت ہے، جو آج کی قیادت ہے، وہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ جنوبی ایشیا کے بدلتے حالات کو بھی دیکھ رہی ہے، افغانستان میں ہمارا آپریشن جاری ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے، 2 صوبوں کے حالات بھی خراب ہیں، بھارت کے ساتھ ہمارے ساتھ آپریشن سندور جاری رکھے ہوئے ہیں، پھر وہ ہمیں پانی کو بھی بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جس سے ہماری زراعت کو بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ تو یہ وہ ہونے کے باوجود اور سیلاب آنے کے باوجود پاکستان نے ان سالوں میں ترقی کی ہے۔ انفلیشن 38 کے اوپر کھڑی تھی جو کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ یہ دیکھیے کہ جو معاشی حجم تھا وہ پچھلے یعنی کہ 2-3 سالوں میں 2023 کے غالباً قریب وہ 337 ارب تھا، آج 452 ارب کے اوپر ہے، اور یہ تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ اسٹاک ایکسچینج جو آج ہے وہ 1,77,000 پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو اس سے وہ بڑی ہے۔ آئی ٹی کی درآمدات بڑھی ہے، $4.5 ارب پاکستان نے سالانہ آئی ٹی میں برآمدات کی ہیں۔ اور سپورٹس میں جو فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے یہ پاکستان کا اعزاز ہے کہ وہاں پر ہمارے سیالکوٹ سے جو ہے وہ فٹ بال بن کر وہاں پر پہنچ رہا ہے، پاکستان کی سپورٹس انڈسٹری مضبوط ہوئی ہے، اور $3 ارب زائد ہم نے سپورٹس میں صرف جو ہے وہ برآمدات کی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو شرح نمو تھی وہ 3.7% کے اوپر آج کھڑی ہے، جو یہ دیکھیں کہ جو 2023 میں مائنس کے اوپر کھڑی تھی، 0 یعنی کہ 0.2 کے اوپر کھڑی تھی، اور مائنس میں یہ تھی۔ اور اسی طرح سے زراعت کے شعبے میں ہم نے شرح نمو بہت بہتر ہے، 2.89 ہے، جو کہ اس وقت 1.53 پہ کھڑی تھی 2023 میں، اور فی کس آمدنی اس سال 1900 جو ڈالر ہے سالانہ اس سے بڑھ گئی ہے، جبکہ اس وقت جو ہے وہ $1,500 کے اوپر کھڑی تھی 2023 میں۔ تو اسی طرح افراط زر جو ہے آج وہ 6.7 کے اوپر ہے، اس وقت 29.2 کے اوپر کھڑا تھا۔ یعنی کہ یہ دیکھیں کہ آج کے جو پاکستان کے حالات ہیں وہ پچھلے حالات سے بہت بہتر ہیں۔ بانی پی ٹی عمران خان نے کہا کہ آپ ترسیلات ظاہر نہیں پاکستان کو بھیجیں گے،
पिछले साल तरसीलात ज़र जो आई 37 अरब डॉलर थी। इस साल जो पाकिस्तान को यानी कि ये जो तरसीलात ज़र आई हैं, रेमिटेंस जो आई हैं, वो ये देखें कि वो 42 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी जब ये माली साल 31 जून को ख़त्म होगा। और इसके साथ ये देखें कि सिर्फ मई के महीने में 4 अरब 30 करोड़ डॉलर रेमिटेंस बाहर से पाकिस्तान को आई है। तो ये हालात बेहतर हो रहे हैं। और जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर थे जो आज हैं वो 17 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं। अगर कमर्शियल बैंकों के साथ मिला दें तो फिर 23 अरब डॉलर बन जाते हैं। और 2023 में जो इस यहाँ पे जो थे जो ज़खायर थे वो सिर्फ 2.9 अरब डॉलर के, सिर्फ 2.9 अरब डॉलर थे। आज वो 17 अरब डॉलर के ऊपर खड़े हैं। यानी कि चलते चलते पाकिस्तान उड़ान भर रहा है, आगे जा रहा है। मुल्क के हालात इकनॉमिकली बेहतर हो रहे हैं। हमने दुनिया से दिफाई मुआहदे भी किए हैं सऊदी अरब के साथ, हमारी दिफाई तौर पर इकानमी बेहतर हो रही है। अब पाकिस्तान को सिर्फ जो है वो दिफाई तौर पर मजबूत होना है, क्योंकि जो दुश्मन मुल्क भारत है वो अपने आप को दिफाई तौर पर बहुत ही मजबूत कर रहा है। और उसकी एक चाल ये है कि वो बतौर हथियार पानी को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बंजर बनाना चाहता है। तो हमें ये चाहिए कि हमें अब जो दरिया हमारे उसके साथ बहते हैं, जो हमारा उसके साथ मुआहदा जो उसने मुअत्तल किया हुआ है, उसके तहत अभी हम उसके मुतबादल जो डैम्स हैं, जैसे दासू डैम है, मोहम्मद डैम है या कालाबाग डैम है, इस तरह के जो डैम जो भी मुतरादे हैं, जिस तरह के भी हालात हैं, अब हमें उन डैम्स की तरफ जाना होगा। पाकिस्तान को बंजर होने से बचाना होगा, जो भारत की एक चाल है। और दिफाई तौर पर हमने अपने मुल्क को मजबूत करना है। ये दिफाई तौर पर हम मजबूत हुए तो दुनिया ने हमारा एहतराम किया है, दुनिया ने आगे बढ़कर हमको अपने गले से लगाया है। वाइट हाउस हमारी बहुत इज़्ज़त करता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सिफारती तौर पर, दफाई तौर पर डंका बज रहा है। तो इसलिए दिफा में और दाखिली सूरत हाल में पाकिस्तान को बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। और जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें जो तरक्याती मामलात हैं उनको कुछ देर के लिए आपको बैग पर लेकर आना होगा। लेकिन जाते जाते मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पिछले 1-2 सालों की निस्बत दिफाई तौर पर, सफारती तौर पर, सियासी तौर पर और माशी तौर पर पाकिस्तान बहुत मजबूत हुआ है। अब ये है कि कौम को अपनी रियासत के साथ खड़े होना है और हुकूमत बेहतर से बेहतरीन करने की पोजीशन में जा रही है। हम उनके ऊपर एतमाद भी करते हैं और दुआगो भी हैं कि आम आदमी जो जिसके ऊपर टैक्स कम डाला जा रहा है, जो सरकारी मुलाजिम है उसके ऊपर जो टैक्स कम डाला जा रहा है, जो सियासी और अस्करी क़यादत का विजन भी नज़र आता है। तो आने वाले वक्त में हम ये दुआ भी करते हैं और हम ये महसूस भी करते हैं कि इकनॉमिकली पाकिस्तान के हालात जिस तरह दिफाई तौर पर मजबूत है और सफारती तौर पर मजबूत है, इसी तरह ज़रूर मजबूत हो जाएंगे इंशाअल्लाह।